तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट है क्या, प्रैक्टिकल्स ऑफ केमिस्ट्री। और इसमें जो चैप्टर चल रहा है वो है टाइट्रेशन। अभी तक हमने टाइट्रेशन के अंतर्गत एसिड बेस टाइट्रेशन, एसिड बेस अम्ल क्षार अनुमापन को कंप्लीट डिस्कस किया है ना। आज हम अब नेक्स्ट टाइट्रेशन लेंगे और ये क्या है, रिडॉक्स टाइट्रेशन। ओके, तो देखो बच्चों, इस टाइट्रेशन के नेम में ही पता चल रहा है कि ये किस प्रकार का टाइट्रेशन है। रिडॉक्स टाइट्रेशन मींस वह अनुमापन जिसमें अनुमाप्य, जिसको हम बोलते हैं टाइट्रेंड, और अनुमापक टाइट्रेंड के मध्य एक रिडॉक्स रिएक्शन होती है। बात समझ गए ना, कि इसमें जो दो घटक अनुमापन में यूज हो रहे हैं कि ज्ञात विलयन और एक अज्ञात विलयन, तो जब इन दोनों को हम आपस में मिलाएंगे तो इनमें क्या होगी, रिडॉक्स रिएक्शन। और जब इनके बीच रिडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो हमें प्राप्त हो जाता है क्या, अंतिम बिंदु, तुल्य बिंदु। समझ गए ना। तो ऐसे अनुमापन को बोला गया है क्या बच्चों, रिडॉक्स टाइट्रेशन, रिडॉक्स अनुमापन। और इसमें जो सूचक प्रयोग होते हैं वो जो ऑक्सीकारक या जो अपचायक है, इनकी प्रकृति पर निर्भर करेंगे कि टाइट्रेशन के बाद ऑक्सीकारक या अपचायक जो बचेगा, या जो आपने एक ड्रॉप बढ़ा दिया या मिला दिया अंतिम बिंदु के बाद, तो उस ऑक्सीकारक या अपचायक के कारण यहां पर जो सूचक है वो अपना रंग परिवर्तन करते हैं। बात क्लियर है। तो इस तरह का टाइट्रेशन है रिडॉक्स टाइट्रेशन। समझ गए होंगे कि वह अनुमापन जिसमें अनुमाप्य और अनुमापक के मध्य क्या होगी बच्चों, रिडॉक्स रिएक्शन होती है। और इस तरह से अंतिम बिंदु पर दोनों के बीच की रिडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। तो ऐसे टाइट्रेशन को, ऐसे अनुमापन को रिडॉक्स टाइट्रेशन कहते हैं। इसमें जो हम सूचक प्रयोग करेंगे वो अंतिम बिंदु के बाद जो ऑक्सीकारक या अपचायक जो भी, ठीक है, बचेगा या जो मिलाने से बढ़ जाएगा, उसके कारण अपना ये रंग परिवर्तन कर देते हैं। जैसे ऑक्सैलिक एसिड का KMnO4 के साथ अनुमापन, ठीक है। तो यहां पर ऑक्सैलिक एसिड एक अपचायक है, मींस रिड्यूसर। ये क्या है बच्चों, रिड्यूसर। और KMnO4 क्या है, ऑक्सीडाइजर। समझ गए ना। तो यहां पर KMnO4 ऑक्सीडाइजर है। और जो ये KMnO4 स्वयं सूचक है, सेल्फ इंडिकेटर। अब आता है कि ये कैसे सेल्फ इंडिकेटर है। तो देखो बच्चों, क्या होता है कि जैसे मान लो आपने KMnO4 को ब्यूरेट में ले लिया, ठीक है, ये मान लो टाइट्रेंड है। क्या है, टाइट्रेंड। और ये क्या है, टाइट्रेंड है, अनुमाप्य, और ये है अनुमापक, ठीक है। तो ब्यूरेट में मान लो आपने KMnO4 भर दिया और पिपेट की सहायता से आपने ऑक्सैलिक एसिड का कोई निश्चित आयतन ले लिया, किसमें, एक कॉनिकल फ्लास्क में। अब आप जैसे जैसे KMnO4 डालोगे तो ऑक्सैलिक एसिड KMnO4 को ऑक्सीडाइज्ड करता जाएगा। अब चूंकि आपने ऑक्सैलिक एसिड का वॉल्यूम तो फिक्स लिया है, तो ऑक्सैलिक एसिड की अमाउंट तो फिक्स है, ठीक है, और KMnO4 आप मिला रहे हैं, तो धीरे धीरे दोनों के बीच में क्या शुरू हो जाएगी, एक रिडॉक्स रिएक्शन। और जैसे ही पूरा ऑक्सैलिक एसिड क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड हो चुका होगा, तो एक ड्रॉप भी आपने KMnO4 डाला ना, तो अब वो रिड्यूस नहीं होगा और तुरंत पूरा मीडियम जो है वो KMnO4 के कारण हल्का सा पिंक दिखने लगेगा। बस हम समझ जाएंगे कि क्या आ गया, अंतिम बिंदु। इसीलिए यहां पर बोला गया है सेल्फ इंडिकेटर, मतलब KMnO4 अंतिम बिंदु के बाद स्वयं ही अपना रंग उत्पन्न कर देगा और हमें पता चल जाएगा अंतिम बिंदु। अब आता है कि इस टाइट्रेशन में क्या रिएक्शन होती है। तो देखो यहां पर KMnO4 है ना, ऑक्सीकारक है, ऑक्सैलिक एसिड अपचायक है। इसके अलावा यहां पर तनु H2SO4 भी रखा जाता है। क्या रखा जाता है, तनु H2SO4। इसका काम होता है KMnO4 को एसिडिक मीडियम में डिकम्पोज करना और निसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना।
तो यहां पर 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 तो बना K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 3H2O प्लस 5O। ये जो नवजात ऑक्सीजन है ना, यही क्या करते हैं, ऑक्जेलिक एसिड को ऑक्सीडाइज्ड करेंगे, तो बदलेगा 2CO2 प्लस H2O। अब टोटल एक ऑक्सीजन लग रहा है, यहां पे निकल कितने रहे हैं, 5, तो हम सेकेंड इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर हम इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ दें। तो देखो यहां हो जाएगा 2KMnO4 प्लस 3H2SO4, ठीक है, प्लस यहां पर 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 ऑक्जेलिक एसिड के मोल गिव्स K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस H2O। देखो यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 8H2 है, ठीक है, तो सॉरी 5H2O यहाँ और 3H2O यहाँ और 5 यहाँ, तो होगा 8H2O और CO2 हो गए 10। तो ये तो हो गया मॉलिक्यूलर इक्वेशन। और अगर हम इसका आयनिक फॉर्म लिखें, जो कॉमन आयनन को हटा दें, तो देखो यहां पर आप देख रहे हैं कि 2MnO4 1-, ठीक है, प्लस यहां पर आ गए ऑक्सिलेट आयन, हम H हटा रहे हैं तो 5 मोल ऑक्सिलेट आयन और टोटल हाइड्रोजन H प्लस ये हो गए कितने, देखो 10, तो ये हो गए और 6 हो गए, तो 16H प्लस। तो यहां हम देखें कि यहां बचा 2Mn2 प्लस SO4 तो हट गए दोनों तरफ कॉमन बराबर हो जाने के कारण, प्लस 10CO2 प्लस 8H2O। तो इस अनुमापन में आप देख रहे हैं कि 2 मोल MnO4 5 मोल ऑक्सैलिक एसिड को ऑक्सीडाइज्ड कर रहा है। ऐसा इसलिए है बच्चों कि देख लो आप MnO4 1- के 2 मोल जब अपने 7 प्लस से 2 प्लस में गए हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन तो लगे हैं, MnO4 में ऐड हुए हैं, जुड़े हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन ऑक्सैलिक एसिड से निकलने चाहिए। तो ऑक्सलेट आयन के 5 मोल, हर एक मोल से 2 इलेक्ट्रॉन निकले, तो 5 मोल अगर ऑक्सलेट ले लें तो 10 मोल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे हमारे पास। इसलिए बैलेंसिंग है, इसका स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, इसका 5। तो इस अनुमापन में किसी बाहरी सूचक की आवश्यकता नहीं होती। मैंने अभी आपको बताया है KMnO4 अंतिम बिंदु, क्योंकि अनुमापन के दौरान KMnO4 रंगहीन हो जाता है, किंतु अंतिम बिंदु पर KMnO4 पुनः रंग उत्पन्न करता है, क्योंकि अब अपचयित नहीं होता। समझ गए ना कि इस अभिक्रिया में कि KMnO4 जब अंतिम बिंदु के बाद KMnO4 का अपचयन रुक गया तो वह पुनः अपने आप रंग उत्पन्न करने लगता है। तो यहां पर अगर हम तुल्यांक नियम लगाएं, है ना, तुल्यांक, तो ये तुल्यांक MnO4 के बराबर होंगे ऑक्सैलिक एसिड के तुल्यांक। तो हम तुल्यांक को लिखते हैं M1V1/N1, ये हो जाएगा M2V2/N2। तो इस तरह से अगर हमें अज्ञात H2C2O4 की सांद्रता निकालनी है, अज्ञात M2 है, तो M1V1/N2/V2/N1, तो M2 आ जाएगा हमारे पास। तो N2 यहां पर देखो, है ना, कि यहां पर किसका स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, तो देखो इसमें जो N2 है वो हो जाएगा 5 और जो N1 है वो है 1। यहां से देख सकते हैं ये जो वैल्यू है यहां पर, ये समझ गए ना, ये हो गई N2 और ये क्या हो गई बच्चों, यहां पर हो गया 2, है ना, यहाँ 2 और 5 हुआ ना, यहां पर हो जाएगा 2 ऐसे, ठीक है। तो यहां पर ये हो गया N1। तो इस तरह से आपने N1 इनकी स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट ले लिया यहां से। तो M2 आ गया, सांद्रता में बदलनी है, सांद्रता मतलब स्ट्रेंथ होगी ना, ठीक है बच्चों, स्ट्रेंथ सामर्थ्य, तो ये आ जाएगी, ठीक है, मोलारिटी इंटू अणुभार हो गया 126। तो ये आ गया सांद्रता इतने ग्राम प्रति लीटर ऑक्सैलिक एसिड घुला है। और मान लो KMnO4 की मोलारिटी निकालनी है और हमें ऑक्सैलिक एसिड की दी होती, तो M2V2/N1V1/N2। इस तरह से आप M1 निकाल के 158 से मल्टीप्लाई करते ग्राम प्रति लीटर सांद्रता जाएगी। तो बात क्लियर है, अच्छी तरह से समझ गए ना। तो इस तरह से हमें इनकी सांद्रताएं ज्ञात कर लेनी है, या फिर हम इनके n फैक्टर से भी ले सकते हैं बच्चों, ऐसा भी लिख सकते हैं। देखो M1V1 इक्वल टू
M2V2, ये हो गए मोल्स। तो इनके फैक्टर n फैक्टर ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें। क्यों? क्योंकि n फैक्टर M1V1, ये हो जाएगा MnO4 1 माइनस के लिए। तो n फैक्टर, ठीक है, M2V2, और ये किसके लिए हो जाएगा? C2O4 2 माइनस। तो इसका n जो है n फैक्टर हो जाएगा 2। ऑक्जेलिक एसिड जितने इलेक्ट्रॉन एक मोल निकाल रहा है ना, वो उसका n फैक्टर कहलाता है। तो MnO4 से 5 मोल इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं और ऑक्जेलिक एसिड के पर मोल से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो इससे भी हम वही रिलेशन ला सकते हैं। समझ गए ना कि M1V1, तो इस तरह से आप इससे भी वही रिलेशन आ जाएगा। या फिर स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट से। तो स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट और इजी है अगर आपको समझ में नहीं आता कि इनके n फैक्टर्स क्या है। ठीक है, ठीक इसी तरह से अब आता है टाइट्रेशन ऑफ FAS, फेरस अमोनियम सल्फेट, बाय KMnO4। तो यहां पर एक बात बता दूं, अभी नीट में क्वेश्चन आया था कि फेरस अमोनियम सल्फेट को जल में घोलकर उसमें कुछ मात्रा में तनु H2SO4 मिलाकर रख दो। यह FeSO4 को जल घटित होने से रोक देता है। मान लो आपको कई दिन तक KMnO4 का सॉल्यूशन बना के रखना है, आप उसमें डाइल्यूट H2SO4 मिला के रख दो, खराब नहीं होगा। अगर नहीं रखोगे तो फेरस फेरिक में बदल जाएगा। तथा KMnO4 के लिए अनुमापन के द्वारा अम्लीय माध्यम भी प्रोवाइड कराता है। तो अब देखो आणविक इक्वेशन पहला तो बिल्कुल वही है जो आपने ऊपर पढ़ा, 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 gives K2SO4 2MnSO4 3H2O5। अब यहां फेरस अमोनियम सल्फेट जब हम लेते हैं तो इस तरह से 1 मोल ऑक्सीजन इसको फेरस से फेरिक में बदल देगा। अमोनियम सल्फेट का कोई चेंज नहीं आता, वो बिल्कुल वैसे का वैसा ही रहेगा। और टोटल आप देख रहे हैं H2O कितने बने, 6 और 2 12, और एक यहां से बन जाएगा तो 13 H2O बनते हैं एक स्टेप में। यहां पर 5 ऑक्सीजन निकल रहे हैं और लग 1 रहा है, इसलिए हमने इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। और फिर दोनों इक्वेशन को आप जोड़ दें तो बन जाएगा 2KMnO4 प्लस 10 फेरस अमोनियम सल्फेट प्लस H2SO4 3 यहां और 5 यहां 8 K2SO4 2MnSO4 प्लस 5 Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस 68 H2O। 68 कैसे हो गए? 65 तो यही होगा और 3 ये होगा। अगर हम इसमें से केवल आयनिक फॉर्म में लें तो देखो इसमें 2 से पूरे इक्वेशन को मैं डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो यहां हो जाएगा आपके पास MnO4 1 माइनस प्लस 5 Fe2 प्लस प्लस 8H प्लस, तो बना Mn2 प्लस प्लस 5 Fe3 प्लस प्लस 4H2। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें है ना, यहां पर हाँ ओके ठीक है, तो यहां पर फिर वही तुल्यांक नियम लगा दो। तुल्यांक नियम कैसे लगाना है? वही MnO4 के तुल्यांक बराबर Fe2 प्लस के तुल्यांक FAS के M1V1 अपॉन 1, तो किसका रस समीकरण अमित स्थिरांक 1 है और इसका 5 है, तो इस तरह से M2 हो गया M1V1 अपॉन V2, ठीक है, और इंटू 5। तो फेरस अमोनियम सल्फेट की मोलरता आ गई। सांद्रता निकालनी है, स्ट्रेंथ निकालनी है। ये क्या है? सांद्रता मतलब स्ट्रेंथ, तो हो जाएगी मोलरता गुणा अणुभार। मोलरता जो है वो आ गई M2 और अणुभार 392। तो अगर यहां पर KMnO4 एक मानक विलयन है तो फेरस अमोनियम सल्फेट की सांद्रता निकाल लेंगे। और मान लो आपको किसकी निकालनी है? KMnO4 की सांद्रता निकालनी है, तो बिल्कुल आपको FAS की मोलारिटी पता होनी चाहिए। तो M1 निकालना तो M2V2 अपन 2F2 इससे निकाल सकते हैं। यहां पर भी KMnO4 स्वयं सूचक होता है। बात क्लियर है अच्छी तरह से? तो इस तरह से यहां पर हमने टाइट्रेशन देखा। फिर है K2Cr2O7 से FAS का अनुमापन। तो FAS अपचायक है और K2Cr2O7 ऑक्सीकारक है। समझ गए ना? फिर वही है, बस K2Cr2O7 की रिएक्शन बदल जाएगी। यहां पर K2Cr2O7 और 4H2SO4 gives K2SO4 Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस 4H2O प्लस 3O। दूसरा स्टेप बिल्कुल वही है जो अभी KMnO4 में आपने देखा, बस वहां पर 5 ऑक्सीजन निकल रहे थे तो 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ 3 से कर देंगे, बाकी इक्वेशन जोड़ दो तो ये मॉलिक्यूलर इक्वेशन बन जाएगा आपका। अब यहां आता है और इसका आयनिक इक्वेशन लिख लो। तो यहां पर Cr2O7 2 माइनस प्लस 6 Fe2 प्लस प्लस 14H प्लस,
तो 2Cr3 प्लस प्लस 6Fe3 प्लस प्लस 7H2। तो यहां पर वही फिर तुल्यांक नियम लगा दो, ठीक है। तो तुल्यांक नियम में Cr272 माइनस के तुल्यांक बराबर फेरस अमोनियम सल्फेट के तुल्यांक, M1V1/1 M2V2/6। तो M2 निकाल लिया, FAS की मोलरता आ गई, उसकी सांद्रता में बदल दिया, M1 ले लिया अगर निकालना है तो यहां पर उल्टा कर दो, M2V2 इससे निकाल लो। इस तरह से हमने K2Cr2 की सांद्रता निकाल सकते हैं। अब यहां पर लिखा है कि K2Cr27 स्वयं सूचक नहीं है बच्चों। मतलब ये होता है कि K2Cr27 जैसे जैसे रिडॉक्स रिएक्शन करेगा पूरा विलयन हरे रंग का बना रहता है। अब अंतिम बिंदु कैसे पता चले, तो उसके लिए फिर इसमें बाह्य सूचक मिलाए जाते हैं, डाइफिनाइलामाइन, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, इनका प्रयोग करते हैं। अगर पोटेशियम फेरोसाइनाइड मिला दोगे अंतिम बिंदु पर तुरंत पूरा विलयन ब्लू हो जाएगा, प्रूशियन ब्लू, समझ गए ना। तो इस तरह से यहां पर हमें सूचक K2Cr27 का यूज करना होता है। तो ये है रिडॉक्स टाइट्रेशन में। तो समझ गए होगे, मैं समझ गया कि आप रिडॉक्स टाइट्रेशन अच्छी तरह समझ गए होगे। जो लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं वो इसी मेथड से करते हैं। डबल टाइट्रेशन भी हो सकते हैं, सिंगल टाइट्रेशन भी हो सकते हैं। ये यहाँ पर मैंने सिंगल टाइट्रेशन लिए हैं। डबल टाइट्रेशन में क्या करना होता है, पहले अज्ञात फेरस अमोनियम सल्फेट ले लो, ठीक है, और माध्यमिक विलयन KMnO4 ले लो। पहले हम अज्ञात विलयन से माध्यमिक विलयन की क्या निकाल लेंगे, सांद्रता, फिर माध्यमिक विलयन की सहायता से अज्ञात विलयन की सांद्रता निकाल लेंगे। जहां मैंने रिडॉक्स टाइट्रेशन में या टाइट्रेशन में कैलकुलेशन में ये आपको बताया था सिंगल टाइट्रेशन और डबल टाइट्रेशन, तो यहां पर मैंने केवल सिंगल टाइट्रेशन से समझा दिया है। दो टर्म और दिखते हैं रिडॉक्स टाइट्रेशन में, आयोडीमिति अनुमापन, आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन और आयोडोमिति टाइट्रेशन। तो देखो आयोडीमिति, आयोडी से याद रखना है, इसमें आयोडीन का प्रत्यक्ष अनुमापन किसी अपचायक जैसे Na2H2O3 सोडियम थायोसल्फेट द्वारा किया जाता है। मतलब हम डायरेक्ट आयोडीन लेते हैं तो यहां पर आयोडीन जो है ऑक्सीकारक हो जाता है, ठीक है, और यहां पर ये क्या हो जाता है बच्चों, अपचायक। और दोनों के बीच में टाइट्रेशन कराते हैं। अंतिम बिंदु ज्ञात करने के लिए हम स्टार्च विलयन लेते हैं। अंतिम बिंदु पर रंगहीन या नीला रंग उत्पन्न हो जाता है। तो जैसे आयोडीन में आप स्टार्च डाल दें पूरा नीला रंग हो जाएगा, थायोसल्फेट मिलाते जाएं, जैसे अंतिम बिंदु आएगा नीला रंग गायब हो जाएगा, क्योंकि आयोडीन समाप्त हो चुका होगा तो स्टार्च के साथ कोई कलर ही नहीं आएगा। या फिर आप Na2H2O3 लेके शुरू करते हैं और उसमें आयोडीन मिलाना शुरू करते हैं, तो Na2H2O3 में थोड़ा सा स्टार्च मिला दें फिर आयोडीन मिलाना शुरू करें। जैसे अंतिम बिंदु आएगा Na2H2O3 जैसे ही खत्म होगा आयोडीन स्टार्च के साथ नीला रंग उत्पन्न कर देगा। तो ये कहलाता है बच्चों कौन सा, आयोडीमिति अनुमापन। तो इसमें जो क्वेश्चन बनता है ना वो आयोडीमिति और आयोडोमिति दो में बहुत कंफ्यूजन आता है, इसलिए ध्यान रखो दोनों में सूचक स्टार्च ही होगा। इसमें डायरेक्ट आयोडीन का टाइट्रेशन हाइपो से किया गया है। आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में आयोडोआइन, आयोडाइड आयन लिया जाता है, मतलब इसमें पहले Ki से आयोडीन को निष्कासित किया जाता है, फिर इस निष्कासित आयोडीन को थायो से अनुमापित करते हैं सूचक, स्टार्च सूचक की उपस्थिति। तो जैसे कॉपर का कोई सॉल्ट लिया और Ki मिला दिया तो आयोडीन लिबरेट हो गई, फिर आयोडीन को थायोसल्फेट से टाइट्रेट किया और इस तरह से इक्विवेलेंट ऑफ थायोसल्फेट इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ आयोडीन इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ Ki। तो कुल मिला के ये हैं दो प्रकार के आयोडोमिति और आयोडीमिति टाइट्रेशन। दोनों में सूचक ध्यान रखना है, दोनों में ध्यान रखना है कि किसमें डायरेक्ट आयोडीन ली गई है और किसमें इनडायरेक्ट आयोडीन ली गई है। तो आयोडो ऐसे याद रखोगे आयोडाइड से, जो आयोडाइड से आयोडीन ली गई है इसलिए आयोडो होगी, और उसमें डायरेक्ट आयोडीन आई इसलिए आयोडी हो गया। तो इस तरह से हमें रिडॉक्स टाइट्रेशन को ध्यान रखना है। रिडॉक्स टाइट्रेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो रिडॉक्स में भी आपको दिखेंगे, रिडॉक्स चैप्टर में, कि 1 मोल KMnO4 ले लें तो कितने मोल फेरस अमोनियम सल्फेट, ठीक है, जो है ऑक्सीडाइज हो जाएगा, या 1 मोल फेरस अमोनियम सल्फेट को कितने मोल KMnO4। तो यहां देख लो आप 5 मोल, अगर मैं ये कहूं कि 5 मोल, ठीक है, FAS लग रहा है, तब 1 मोल KMnO4 लग रहा है, तो 1 मोल FAS ले लें तो 1/5 मोल क्या लगेगा KMnO4,
ठीक इसी तरह से 1 मोल KMnO4 कब, ठीक है, 5 मोल FAS है। तो मान लो ये 10 मोल हो जाए तो ये कितना हो जाएगा, 50 मोल FAS। तो ये तो रिलेशन आप क्वेश्चन के बैलेंस इक्वेशन से इनके n फैक्टर लेके डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें, और ये बता दूं कि अपचायक का, यहां पर जो अपचायक है, ठीक है, इस तरह से ध्यान रखना है, अपचायक का n फैक्टर ऑक्सी कारक का मोल होता है, और ऑक्सी कारक, ठीक है, ऑक्सी कारक का n फैक्टर अपचायक का मोल होता है। ऐसे ध्यान रखना बैलेंस इक्वेशन में। देखो आप यहां पर MnO4 1 माइनस में n फैक्टर होता है 5, जो कि ये ऑक्सी कारक हो गया और Fe है अपचायक, तो इसका लिख रहे हैं मोल बन गया है। और Fe का यहाँ पर FAS का n कारक है 1, तो वो MnO4 का क्या बन गया है, मोल। तो वहां 1 मोल लग रहा है, यहाँ 5 मोल। आप किसी में भी देख लो, अगर आप K2Cr2 देखते हैं उसमें भी आपको ये दिखेगा, चाहे ऑक्जेलिक एसिड वाले में देख लो कि ऑक्जेलिक एसिड का जो n फैक्टर है, ठीक है, वो MnO4 या KMnO4 का मोल है, और जो MnO4 का n फैक्टर है वो ऑक्जेलिक एसिड का मोल है ना। K2Cr2 में भी आ जाओ, देखो यहां से लिख सकते हैं Cr2 माइनस का जो n फैक्टर है वो 6 है, तो यहां लगा दिया है, और 1 इसका है तो यहां लगा दिया। तो अगर आप एक दूसरे के n फैक्टर पहचान जाओ ना ऑक्सी कारक अपचायक के, तो उल्टा लिख दो, ऑक्सी कारक के n फैक्टर को अपचायक के आगे, अपचायक के n फैक्टर को ऑक्सी कारक के आगे। आपका इक्वेशन तो वैसी ऑक्सी कारक अपचायक क्या हो गए, बैलेंस्ड हो गए। फिर हाइड्रोजन बैलेंस कर लो, जहां हाइड्रोजन कम रहे एसिडिक मीडियम में वहां H जोड़ दो, जहां ऑक्सीजन कम रहा है H2 जोड़ दो। बेसिक मीडियम में H और वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस करना है, तो जहां ऑक्सीजन कम है वहां OH जोड़ दो, जहां हाइड्रोजन कम है वहां H2 जोड़ दो, और उतने ही OH दूसरी तरफ जोड़ दो। इस तरह से कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो, किसी के भी मोल निकाल सकते हो। तो ये है कुल मिला के रिडॉक्स टाइट्रेशन। अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो यहां तक टाइट्रेशन का पार्ट तो पूरा हो गया बच्चों, जो आपके सिलेबस के अनुसार दे रखा है वो रिडॉक्स चैप्टर में भी पढ़ोगे तो यही टाइट्रेशन मिलेंगे आपको। अब जो हम अगला यूनिट, जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा, हम उसमें अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलकों के बारे में अच्छी तरह से डिस्कस करें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।